हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ यू शुड राइट इन योर एग्जाम्स इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हो आप एग्जाम्स के उन 3 घंटों में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम के आवर्स आपके लिए वेरी कर सकते हैं। अगर आपके यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, मिड टर्म्स हो रहे हैं या फिर अगर आपके एंड टर्म्स हो रहे हैं तो आप टाइम को उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हो। सो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें से मैं सेक्शन ए को कितना टाइम दूंगी, सेक्शन बी को मैं कितना टाइम देने वाली हूँ, सेक्शन सी को मैं कितना टाइम देने वाली हूँ, और अगर आपके पास सेक्शन डी है तो मैं उसको कितना टाइम देने वाली हूँ, ये आपके पास डिसाइडेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेक्शन ए में मिल रहे हैं 1 मार्क के 10 क्वेश्चंस अगर आपको मिल रहे हैं और अगर ये MCQs हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार इसमें मुझे 10 मिनट या फिर 10 मिनट भी मैक्सिमम ही बता रही हूँ। MCQs है तो 5 मिनट से ज़्यादा तो आपको इसमें लगने नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में कोशिश करो जितना टाइम बच सकता है ना उतना टाइम बचाओ, और लास्ट के जो सेक्शंस होते हैं ना, क्योंकि जो लास्ट के सेक्शंस होते हैं उनमें जनरली आपको 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल रहे होते हैं। सो इन ऑर्डर टू आंसर देम इन द करेक्ट वे उनको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। एंड में फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये क्वेश्चंस के नंबर ज़्यादा नहीं होते तो 2 से 3 ही होते हैं, लेकिन तब भी आपको इनमें 5 to 6 मार्क्स जितना लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आप 1 पेज लिखकर या 2 पेज लिखकर नहीं छोड़ सकते। मार्क्स टू मार्क्स आपको इसमें 3 या 4 पन्ने तो लिखने पड़ते हैं, इम्पॉर्टेंट होता है। एंड 6 मार्क्स में भी आप इतनी ही लेंथ रख सकते हो अपने आंसर्स की। सो ये आपको कोशिश करनी होती है कि आप इसको ख़त्म कर लो लाइक 45 मिनट्स में। 45 मिनट्स भी ज़्यादा ही हो गया, आधे घंटे में या फिर 45 मिनट्स में, जैसे भी आपका ख़त्म हो सकता है आप उसको वैसे ख़त्म करने की कोशिश करो। एंड लास्ट का जो भी टाइम है वो आप अपने सेक्शन डी को दो अगर है तो, बट ट्राई कि लास्ट में आपके पास 20 to 25 मिनट्स एक्स्ट्रा होने चाहिए ताकि आप अपने पेपर को रिव्यू कर सको। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, इट इज़ you have to read the questions twice। जो भी आपके पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं ट्राई इट कि आप एटलीस्ट उसे 2 बार पढ़ रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एंड हमें क्वेश्चन समझ ही नहीं आता, उससे पहले हम अपने आंसर को फ्रेम करने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो अपने क्वेश्चन को हमेशा 2 बार तो पढ़ा करो ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि ये क्वेश्चन मुझसे ये चीज़ें पूछ रहा है एंड मुझे कौन कौन सी चीज़ें लिखनी होती हैं। जब आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हो तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, है ना। तो आपको हर क्वेश्चन को 2 बार तो पढ़ना ही पड़ना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है दैट यू शुड प्लान योर आंसर्स। आंसर को लिखने से पहले ज़रूरी है उसकी प्लानिंग कैसे कर रहे हो आप। आपको अगर सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है तो आप डेफिनेशन लिखो, फिर अगर उसके आपको टाइप्स लिखने हैं तो आप टाइप्स लिखो। अगर आप इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से समझा सकते हो तो फ्लो चार्ट की हेल्प लो, एंड देन हर एक का डिस्क्रिप्शन दो। सो ये कुछ वेज होती हैं जिसके अंदर आप अपने आंसर को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर लिख सकते हो। इसमें आपको क्या करना होता है, यू शुड हाईलाइट द की पॉइंट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आपको उन्हें हाईलाइट करना चाहिए। एंड यू शुड राइट इन अ लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना होता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट यू शुड स्टार्ट विथ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई आंसर थोड़ा सा आता है या फिर थोड़ा सा पार्ट भूल रहे हो, तो जितना पार्ट आपको आता है ना उनको बहुत ही स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करना है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मीन्स जो बहुत ही रेलेवेंट हो टॉपिक से, मोस्ट रेलेवेंट एंड इम्पैक्टफुल पॉइंट्स। ये आपको स्टार्टिंग में लिखना है।
पॉइंट्स लिखने का भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को लास्ट में लिख रहे हो एंड अगर आप स्टार्टिंग में लिख रहे हो, ये आपके मार्क्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अगर आप उनको स्टार्टिंग में लिखते हो तो ये एग्जामिनर की अटेंशन को कैप्चर करने में काम आता है। इट कैप्चर्स एग्जामिनर्स अटेंशन। जो एग्जामिनर है उसको लगता है कि अच्छा इस बच्चे को आते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग की तो लाइंस को पढ़ेगा ही। आप चाहे कितना ही बुरा लिख लो या कितना ही अच्छे से लिख लो, वो स्टार्टिंग की 3 से 4 लाइन तो पढ़ता ही है। तो क्यों ना हम उसमें ही एग्जामिनर को ऐसा फील करवा दें कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, आई नो द आंसर। सो सबसे जो रेलिवेंट है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको लग रहे हैं जो कि टॉपिक से बिल्कुल सिमिलर है, तो उन पॉइंट्स को आप स्टार्टिंग में लिखो। नाउ द 5th पॉइंट इज राइट इन अ कंसाइज एंड क्लियर वे। आपका पेपर जितना ज़्यादा साफ दिखाई देगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ कुछ लिखा एंड आपके जो वर्ड्स है ना वो ऐसे नहीं दिखने चाहिए कि आपने बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है या मर्ज्ड कर दिया सारे वर्ड्स को एक ही लाइन में, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। आपका पेपर टाइडी दिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, वो क्लियरली चीज़ों को पढ़ सके जो भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं। नाउ द 6th पॉइंट इज यूज कीवर्ड्स। क्या यूज़ करा करो? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो अगर मुझे कोई बता दे तो मैं उससे पूरा सेंटेंस फ्रेम कर दूँगी। ऐसा होता है ना एग्जाम में, हम पूछते हैं अपने एडजेसेंट जो भी हमारे बैठा होता है उससे हम पूछते हैं यार मुझे सिर्फ एक पॉइंट बता दे, एक वर्ड ही बता दे, मैं उससे कुछ भी लिख दूंगा। तो वही वर्ड्स आपको क्या करने होते हैं, यूज़ करो एंड उन्हें हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो। क्या करना होता है, उनको अंडरलाइन करा करो ताकि जो वर्ड्स आप अंडरलाइन करते हो ना, जो एग्जामिनर होता है उनकी अटेंशन सीधा वहीं पे जाती है जो भी वर्ड आपने अंडरलाइन कर रखा होता है। अब अगर आप इस पेज को देखो तो यहाँ पे आपकी नज़र सबसे पहले वहाँ पे जा रही होगी जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। दैट इज 3 आवर्स को मैंने अंडरलाइन कर रखा है, एक्स्ट्रा को अंडरलाइन कर रखा है, 3 to 4 पेजेस, ये इन सबको मैंने क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। तो अगर आप नहीं भी मानो तो भी आपकी सबसे पहली नज़र किस पे जाती है, जो कि अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं। अंडरलाइन के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप पेंसिल यूज़ कर लो या फिर ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हो। बट मेक श्योर कि जो भी पेन से आप लिख रहे हो अपने आंसर्स को, जो भी पेन आप अंडरलाइन के लिए यूज़ कर रहे हो, इट शुड हैव अ कॉन्ट्रास्ट। ओके, सो द 7th point is that you should use diagrams and flow charts wherever possible. जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है ना वहाँ डायग्राम्स बनाओ, वहाँ पे फ्लो चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन करो कि ये टॉपिक है, इसके इतने टाइप्स होते हैं, इसके इतने टाइप्स होते हैं, इसके इतने टाइप्स होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं लिखना है, फॉर एग्जांपल अगर 2 मार्क्स का आता है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ्लो चार्ट की वे में उसको एक्सप्लेन कर दो, एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इंक्लूड करना। तो इससे क्या होता है, आपके जो आंसर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे वे में आपको दिख रहे होते हैं। अब यार आप खुद बताओ, अगर आपको किसी के नोट से पढ़ना है, अगर आपको बिल्कुल ही लाइन टू लाइन सब कुछ लिखा हुआ होगा तो आपको लगेगा यार इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि आप फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसमें ईजियर वे में आपको सब कुछ याद हो जाता है, दिखता भी ईजी वे में। सो जितना हो सके अपने जो भी आंसर्स आप लिख रहे हो उसमें कोशिश करो कि आप डायग्राम्स अगर उसमें हैं तो डायग्राम्स को आप प्रॉपरली पेंसिल से बना रहे हो। कभी कभार क्या होता है ना कि हमको लगता है यार विजिबल नहीं है तो हम पेन से भी ड्रॉ कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, पेंसिल से बनाओ, स्केल का यूज़ करो, प्रॉपर सब चीज़ें करो। सर्कुलर है तो कंपास का भी यूज़ करो। नाउ द 8th पॉइंट इज दैट यू शुड सपोर्ट योर आंसर्स विथ एग्जाम्पल्स। आप जब भी कोई भी आंसर लिखते हो, जैसा भी आंसर लिखते हो, बट मेक श्योर कि एंड के अंदर आप क्या लिख रहे हो, एग्जाम्पल लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन आपने लिखा कोई भी 2 टॉपिक्स हैं, उन दोनों के बीच में आपने डिफरेंस लिखा, जितने भी पॉइंट्स लिखो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 पॉइंट्स ही क्यों नहीं लिख दिए, लास्ट पॉइंट शुड बी योर एग्जाम्पल पॉइंट कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप POP एंड ऊप्स में डिफरेंस लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं
एंड ऊप्स के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस आती है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ द 9th point is that you should be reviewing your answers and edit it if possible, if necessary. मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपके पास आपके क्वेश्चन पेपर को ख़त्म करने के बाद 20 से 25 मिनट्स हमेशा एक्स्ट्रा में रहने चाहिए। क्यों रहने चाहिए, अब वो मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप अपने आंसर्स को एक बार दोबारा से क्या कर सको, रिवाइज कर सको। कोई भी एरर आती है तो आप उसको वहीं पे करेक्ट कर सको। इससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो द 10th point is that you should always answer in points. पैराग्राफ्स में लिख सकते हो, बट पैराग्राफ्स बहुत ही ज़्यादा बल्कि लगता है, क्राउडेड लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बड़ा सारा अच्छा खासा पैराग्राफ लिख दिया, टीचर को लगेगा यार मुझे अगर इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टाइम तो होता ही नहीं है, टाइम तो है ही नहीं एग्जामिनर के पास। अगर वो आपकी कॉपी पे ज़्यादा टाइम लगा रहा है, इसका मतलब आपके जो मार्क्स हैं वो कम होते जाएंगे। मैं ना बहुत ही सिंपल सा ये इक्वेशन बताती हूँ, दैट एग्जामिनर्स टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स। एग्जामिनर आपकी कॉपी पे जितना ज़्यादा टाइम लगाएगा, आपके मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी और आपके मार्क्स इन द एंड कम हो जाएंगे। तो क्या करना है कि अपने आंसर्स को इस तरीके से लिखना है, स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है कि एग्जामिनर को सोचना ही नहीं पड़े। बहुत ही इजी वे में अपने आंसर को लिखो। फर्स्ट पॉइंट ये है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, सेकंड ये है, थर्ड ये है। अपने जो पैराग्राफ पढ़ा है उसी को आप क्या कर दो, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो, तो आपके लगभग 7 या 8 पॉइंट्स बन जाएंगे। तो एक क्लियर वे में एग्जामिनर को दिख रहा होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, दैट इज़ कि जब भी आप अपने आंसर्स को लिखते हो तो कोशिश करो कि आप उसके बाद अंडरलाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ क्वेश्चन 1 लिखा, एक लाइन को छोड़ के अंडरलाइन करो, क्वेश्चन 2 लिखो, अंडरलाइन करो। अंडरलाइन हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो दिख ही नहीं रही, बट वो आपकी आंसर कॉपी को एक क्लियर वे में दिखाती है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया, क्वेश्चन 2 यहाँ पे एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर्स को क्लियरली लिखो, अगर हो सके तो ब्लैक पेन का यूज़ करके क्वेश्चन नंबर लिखा करो, क्योंकि कभी कभार हम अपने आंसर्स को लिखने में इतनी जल्दी में होते हैं कि हम या तो गलत क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने टाइम को इस तरीके से भी कर सकते हो, तो अपने टाइम में ये भी कर सकते हो कि अगर आपका सेक्शन A to D है तो आप A से स्टार्ट करके D तक जाओ, या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं D से A भी जाते हैं। तो बोथ द वेज आर करेक्ट। लेकिन एक तीसरा तरीका भी आता है जो कि बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, आई थिंक सो कि उन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए। वो क्या होता है कि मैं लास्ट में लिखूँ या मेरे को लास्ट में कि वो क्या करते हैं कि सेक्शन A का तो उन्होंने किया सेकेंड क्वेश्चन, देन इसके बाद उन्होंने सेक्शन B का 5th क्वेश्चन कर दिया, इसके बाद वो वापस गए सेक्शन A पे एंड उन्होंने 4th क्वेश्चन किया, फिर उन्होंने सेक्शन C का फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन होगा, 10th क्वेश्चन होगा, 10th क्वेश्चन कर दिया। तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन्हें बार बार क्वेश्चन को सर्च करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे लिखा है। तो ये अगेन इस थ्योरी को सही बनाता है दैट एग्जामिनर को जितना टाइम आप वेस्ट करोगे वो उतने आपके मार्क्स लेके जाएगा। सो ऐसा मत करो। अगर आपको लगता है कि आपको सेक्शन ए इतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं है तो सेक्शन ए को लास्ट में कर लो। सेक्शन वाइज भी आप डिवाइड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि आप क्या करो कि सेक्शन बी को पहले कर लो। सेक्शन बी को पहले कर लो मीन्स कि उसमें जितने भी क्वेश्चंस है ना 1 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चंस है उसके अंदर वही पर करो। एंड देन आप क्या कर सकते हो सेक्शन सी पे स्विच कर जाओ, सेक्शन ए कर लो। बट अगर आप सेक्शन वाइज पे कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन को उस सेक्शन में ही इंक्लूड कर रहे हो, किसी और सेक्शन के अंदर किसी और का क्वेश्चन नहीं जा रहा हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई रियली होप कि आज जो मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए जो इफेक्टिव वेज बताई हैं या आप अपने एग्जाम्स में अगर यूज़ करते हो तो मेरी मानो ट्रस्ट मी आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे।
बस रिप्रेजेंटेशन करने का ही तरीका होता है। नॉलेज तो सबके पास है यार, लेकिन जिसको रिप्रेजेंट करना नहीं आता, सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि तुम्हें ये आता है जब तक तुम उसे बताओगे नहीं। सो रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. And yeah, subscribe my channel for more such informative videos, and don't forget to hit the bell icon. And thanks for watching the video. Stay happy and stay safe, and most importantly, all the best for your exams.